जी। नमस्कार साथियों। आज का जो कोटेशन है मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। कोटेशन है 4136। देश में कानून इतना जटिल और दुरूह है कि सामान्य व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है। यदि कानून और न्याय अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हों, तो न्यायालय कानून का पक्ष लेगा और हम अर्थात समाज के लोग न्याय का पक्ष लेंगे। तो जब हम न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, एक बात हम लोगों को स्पष्ट हो जाती है कि जो राज्य है, तंत्र है, सरकार है, गवर्नमेंट है या क्षत्रिय है, जिस जो भी हम उचित शब्द का प्रयोग करें, उसकी नियुक्ति का मूल उद्देश्य केवल और केवल न्याय और सुरक्षा दिखाई देता है। चाहे वह राजतंत्र की व्यवस्था रही हो या लोकतंत्र की व्यवस्था रही हो या फिर लोक स्वराज्य की व्यवस्था है, कोई भी व्यवस्था रहेगी वहां पर राज्य शब्द जैसे ही जुड़ता है वहां पर जो है न्याय और सुरक्षा की बात होती है। प्राचीन समय में हम इसी को क्षत्रिय कहते थे। क्षत्रिय यानी जो शब्द है, शब्द को ही जब आप विचार करेंगे तो यह शब्द ही निर्धारित करता है छात्र धर्म का पालन करने वाला, अर्थात छत्र प्रदान करने वाला, शेल्टर देने वाला। चाहे जैसे आपको छत बचाती है या छतरी बचाती है, उसी तरह से समाज में क्षत्रिय का धर्म होता है, राज्य का अपना धर्म है सुरक्षा और न्याय। समाज ने राज्य की नियुक्ति की सुरक्षा और न्याय के लिए, और उस न्याय को दिलवाने के लिए राज्य ने एक प्रक्रिया का निर्माण किया, एक प्रोसेस को बनाया। आप प्रोसेस कहिए, मेथड कहिए, प्रोसीजर कहिए, जो भी उचित शब्द हो। उस प्रोसीजर को, उस मेथड को हम लोग लॉ कहते हैं, कानून कहते हैं। एक प्रक्रिया रहती है, अन्यथा किसी के साथ ऐसा ना हो कि अन्याय हो जाए, कोई निर्दोष व्यक्ति ना फंस जाए, या फिर जो अपराधी है उस अपराधी को भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है, क्योंकि अगर अपराधियों को भी हम पक्ष रखने का अधिकार नहीं देंगे तो संपूर्ण न्याय नहीं हो सकता है। तो इस परिस्थिति में उनको भी एक जो है अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया जाता है। और यह जो सारी प्रक्रिया है, जो सारी कयावत होती है, इसका मूल उद्देश्य रहता है न्याय को दिलाना। अर्थात जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है या जो कानून बना है न्याय के लिए। जाहिर सी बात है, जब कानून न्याय के लिए बना है तो एक मिनट, जब कानून न्याय के लिए बना है तो इस परिस्थिति में जो है वह न्याय सर्वोच्च होगा, कानून सर्वोच्च नहीं होगा। अर्थात उसका परिणाम जो है वह महत्वपूर्ण होता है। प्रक्रिया का भी अपना महत्व है, लेकिन प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। हम उसके आउटपुट में जो है बदलाव नहीं कर सकते हैं। अर्थात व्यक्ति को न्याय चाहिए तो न्याय तो व्यक्ति को मिलेगा ही मिलेगा। अब उसमें अगर कानून बाधा बन रहा है या किसी कानून से न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो हम लोग कानून में संशोधन करेंगे, परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। हम लोग न्याय को नहीं बदल सकते हैं। वो इस परिस्थिति में देखा जाए तो कानून और न्याय के मध्य जो है वह जो है न्याय सर्वोच्च है। तंत्र की तीनों इकाइयां, चाहे वह कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, विधायिका हो या अन्य कोई भी इकाई हो। एक मिनट, एक मिनट। जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बताएं। जी जी, बीच में ना फोन आ रहा है। असल में परसों टूर्नामेंट है हमारा, और आज रजिस्ट्रेशन के लिए जो है रात को 10-11 बजे तक कॉल लगातार आती रहेगी। नहीं, ठीक ठीक। हाँ, तो हम न्याय और कानून के मध्य देखते हैं तो न्याय सर्वोच्च दिखाई देता है, कानून सिर्फ एक प्रक्रिया है। अब जब हम बात करते हैं तंत्र की तीनों इकाइयों की, तो न्याय को दिलाना केवल और केवल कार्यपालिका या विधायिका का दायित्व नहीं, ये न्यायपालिका भी का भी कार्य है। अर्थात तीनों का जो संतुलन है या तीनों जिस प्रकार से भी मिल करके न्याय को दिलाएं, ये तीनों में आपसी तालमेल होना चाहिए, आपसी सामंजस्य होना चाहिए। यहाँ पर विधायिका की जब बात करते हैं तो विधायिका का काम सिर्फ एक है, विधान को बनाना। उसके उसके नाम से ही पता चलता है कि विधान बनाने वाली इकाई, अर्थात वह कानून बना सकती है।
कानून के क्रियान्वयन की जो व्यवस्था है वह कार्यपालिका के पास है, और कानून के अनुसार न्याय देना जो है वह न्यायपालिका का काम है। कहने का यह भी अर्थ है कि जो न्यायपालिका है, जब कोई कानून विरोधी कार्य होगा तो न्यायपालिका की यह मजबूरी है कि न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन जब विधायिका की हम बात करते हैं तो विधायिका का रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है। विधायिका इस सिद्धांत पर काम करती है, लॉ अकॉर्डिंग टू विधायिका का जो काम है वो है लॉ अकॉर्डिंग टू जस्टिस, यानी कि न्याय के अनुसार कानून का निर्माण करना। अर्थात कोई कानून ऐसा है जो न्याय नहीं दिला पा रहा है तो विधायिका उस कानून में परिवर्तन करेगी। लेकिन जब इसके इतर हम लोग जब न्यायपालिका को देखते हैं तो न्यायपालिका की व्यवस्था है कि वह जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ के सिद्धांत पर काम करे, अर्थात कानून के अनुसार न्याय दे। तो दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है, एक न्याय के अनुसार कानून का निर्माण कर रहा है और दूसरा जो है बने हुए कानून के अनुसार न्याय कर रहा है। ऐसे में यदि कानून गलत बनते हैं या कानून इस प्रकार से बनाए जाते हैं जिनका दुरुपयोग होता है, या कानूनों की गलत व्याख्या होती है, या फिर अनैतिक कार्यों को अपराध घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे में जो है राज्य जो है वह ओवरलोडेड हो जाता है। तो न्याय या कानून की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका हमें विधायिका की भी दिखती है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम न्यायालय की बात करें तो न्यायालय भी कम दोषी नहीं दिखाई देता है, जो न्याय को छोड़ करके, आपराधिक मामलों को छोड़ करके जो है जनहित की याचिकाएं सुनना शुरू कर देता है। वो न्यायपालिका जो स्वयं को संविधान सभा घोषित कर चुकी है, या रात को 2 बजे भी हमारे यहाँ अपराधियों के लिए अफजल अफजल गुरु जैसे हों तो उनके लिए जो है कोर्ट खुल जाती है। लेकिन इसी देश में 10 वर्ष 20 वर्ष, मतलब सामान्य केस बता रहा हूं, वैसे तो 30-30 वर्ष से केस बढ़े हुए हैं। 1952-53 के भी केस हैं जिनकी पहली सुनवाई जो है 2018 में हुई है। तो न्याय जो है उसकी स्थिति भारत में वास्तव में बड़ी विचित्र है। 1974 में जब इमरजेंसी लगी तो सबने कहा कि भारत में आपातकाल लगा, लेकिन पिछले 50 वर्षों से इस देश में न्यायिक आपातकाल लगा हुआ है। अर्थात को शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको समय पर न्याय मिल जाए, और न्याय जो मिलता भी है देर से मिलता है तो उसमें से भी बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां गलत निर्णय आ जाता है, या फिर नेताओं का दबाव कहिए, अर्थ का प्रभाव कहिए, वहां पर निर्णय स्पष्ट नहीं आ पाता है। अर्थात न्याय भी कुछ लोगों की कठपुतली बना हुआ है, और वहां पर भी जो है एक स्पेसिफिक विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। सीधे शब्दों में कहें तो भारत की न्यायपालिका में लंबे समय तक कम्युनिज्म का प्रभाव रहा है। तो एक हमको ये भी दोष दिखाई देता है कि न्यायालय भी जो है वह न्याय के पक्ष में न झुक करके किसी वर्ग विशेष के पक्ष में झुक जाती है। जाहिर सी बात है कि वहां पर भी मनुष्य ही रहते हैं और उनका भी अपना कोई ना कोई व्यक्तिगत विचार तो होगा ही होगा। लेकिन न्याय की गद्दी पर बैठे हुए व्यक्ति को इन सब चीजों से बाहर आकर सोचना चाहिए। हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं, मुंशी प्रेमचंद की आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिसमें पंच परमेश्वर। तो वहां पर जब वो व्यक्ति न्याय के आसन पर बैठता है तब उसका सोचना, उसका विचारना अलग हो जाता है। या तो आप न्याय के आसन पर बैठेंगे नहीं, यदि बैठेंगे तो फिर आपको निष्पक्ष होना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो आपका दायित्व हो जाता है। लेकिन जब न्यायपालिका न्याय को दायित्व ना मान करके जनहित को दायित्व मानने लग जाए या अन्य कार्यों में लग जाए तो वहां समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि न्याय का लक्ष्य क्या है, या फिर कहें कि न्याय के 3 आधार क्या हैं जिससे हम कहें कि न्याय व्यवस्था ठीक है। तो पहला देखते हैं पीड़ित को संतोष। वर्तमान व्यवस्था में बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर किसी को बहुत विलंब से न्याय मिलेगा तो निश्चित है कि उसे कोई संतोष तो प्राप्त होगा नहीं। दूसरी बात है कि न्याय यदि विलंब से होगा तो अपराधियों में भय नहीं होगा। तो यह दूसरा लक्ष्य है जिसमें न्यायपालिका असफल दिखाई देती है। और जब अपराधियों में भय नहीं होगा तो तीसरा जो हम कहते हैं कि समाज में निर्भयता, तो समाज में निर्भयता भी नहीं होगी, क्योंकि अपराधियों में भय होगा तभी समाज निर्भय होगा। भारत की न्याय व्यवस्था लगभग लगभग तीनों में असफल दिखाई देती है। हम लोगों ने इस विषय पर पहले भी काफी चर्चा करी है,
और काफी बातें हमारे सामने निकल करके आई। उसमें से कुछ बातें ऐसी थी, जैसे हमने उत्तर प्रदेश में देखा कि सरकार बदल गई और अपराधियों का एनकाउंटर शुरू हो गया। अभी हमने देखा दिल्ली में अमानुल्लाह खान को जिस तरह से पुलिस वाले घसीट कर ले गए, वो सरकारों का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात सत्ता बदल जाती है तो अपराधियों पर नियंत्रण होता है, सत्ता नहीं बदलेगी तो आपका शोषण भी हो सकता है। यहाँ पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हम लोग पूरी तरह से सत्ताओं के भरोसे हैं, कि अगर हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार आएगी, तो वो हमको न्याय और सुरक्षा देगी, दूसरों को दबाएगी, या फिर हम कहें कि दूसरी सरकार आ जाती है तो वो हमारा हमारा शोषण करना शुरू कर दे, या वो हमारे अपराधियों को आश्रय देना शुरू कर दे। हमने बिहार में जब लालू प्रसाद यादव का शासन था तो वहां पर ऐसी घटनाएं देखी जहां उन्होंने लाल झंडे के नाम पर कितनी ही आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। लगभग 18,000 के आसपास अपहरण केस हुए कि 1 साल के भीतर, 2 साल के भीतर, इस तरह से बहुत शॉर्ट टर्म में। उसके अलावा जो है फिरौती करना, किसी को गोली मार देना, हत्याएं करना, सामूहिक नरसंहार तो आप लोगों ने सुने हुए होंगे, वहां पर बारह में हुआ या फिर कई अन्य क्षेत्रों में हुए, वह राजनीतिक संरक्षण से प्राप्त थे। इसका एक अर्थ यह भी निकल रहा है कि यदि समाज जो है वह पूरी तरह से सत्ताओं पर निर्भर है, तो सत्ताएं आपका सुरक्षा भी दे सकती हैं, आपको कुचल भी सकती हैं। अर्थात तंत्र के ऊपर समाज का कोई नियंत्रण नहीं है, और इसीलिए हम लोग जो है राज्य पर आश्रित हैं। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बदली तो कुछ अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, अतीक अहमद जैसे, अंसारी जैसे हो गए, लोग मारे गए, जेलों में भी कुछ बाहर मारे गए। तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि चाहे मुख्तार अंसारी हो या अतीक अहमद हो, इन संरक्षण कहाँ से प्राप्त था? इनको सत्ताओं से ही संरक्षण प्राप्त था। तो क्या हम सत्ताओं के भरोसे बैठे रहेंगे? हमारे पास यह भी अधिकार नहीं है कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ा रहे हैं हम उन्हें बीच में हटा भी सके। तो यहाँ पर समाज की कोई भूमिका दिखाई देती नहीं है। दूसरा देखने में आता है कि राज्य न्याय और सुरक्षा में असफल दिखाई देता है। अर्थात कोई मामला न्यायालय में चला गया तो न्याय की उम्मीद समाप्त हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में जो तीसरा विकल्प हमें दिखाई देता है, वो दिखाई देता है एनकाउंटर। अर्थात कई राज्यों ने एनकाउंटर की परंपरा को अपनाया, क्योंकि न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद लगभग लगभग उन्हें समाप्त हो जाती है, या फिर राज्य को भी स्वयं ये भरोसा नहीं है कि ये अपराधी न्यायालय में गए तो वो छूट जाएंगे, या फिर लंबा केस खिंचता चला जाएगा। तो इस परिस्थिति में राज्यों ने एनकाउंटर करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर न्यायपालिका की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायपालिका का काम ही है कानून की रक्षा करना, कानून के अनुसार काम हो, संविधान की रक्षा करना, संविधान के विरुद्ध कुछ ना हो। तो न्यायपालिका तो निश्चित इस पर स्तर पर उस पर प्रश्न चिन्ह उठाएगी ही उठाएगी, क्योंकि न्यायपालिका जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ के सिद्धांत पर चल रही है। लेकिन जब हम आम आदमी के स्तर पर देखते हैं, मेरी बात की जाए, आपकी बात की जाए, या हम जितने भी लोग हैं, जब कोई अपराध होता है या हमारा कोई व्यक्ति मारा जाता है हिंसा में, तो हम लोग क्या विचार करते हैं? क्या हम लोग ये विचार करते हैं कि देश में कानून कैसा है, या फिर हम लोग सीधे सीधे ये विचार करते हैं हमें तो समय पर न्याय मिलना चाहिए? अर्थात हमारी प्राथमिकता देखी जाए, जब समाज की प्राथमिकता, तो समाज के लिए न्याय महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई कानून न्याय दिला पाने में सक्षम नहीं है, तो इस परिस्थिति में हमें प्रयास ये करना चाहिए कि राज्य जो है कानून में बदलाव करे। तो तीन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं। एक तो है कानून के अनुसार न्याय हो और देरी से न्याय हो। दूसरा है कानून के अनुसार न्याय हो और त्वरित न्याय हो। और तीसरा है अगर कानून के अनुसार न्याय नहीं हो रहा है तो अपराधियों का गैर कानूनी तरीके से एनकाउंटर हो। तो ये तीन परिस्थितियां देखते हैं, मुझे लगता है सबसे खराब परिस्थिति जो है वो ये है कि कानून के अनुसार न्याय मिले और बहुत देरी से मिले। सबसे अच्छी और आदर्श स्थिति यह है कानून के अनुसार मिले और त्वरित मिल जाए। लेकिन अगर कानून के अनुसार न्याय त्वरित नहीं मिल रहा है, समय पर नहीं मिल रहा है, तो निश्चित स्तर पर जो समाज है वो एनकाउंटर का समर्थन करेगा। अर्थात सभी प्रकार के गैर कानूनी तरीके जो अपराध नियंत्रण में सहायक हो सकते हैं, समाज उसका समर्थन करेगा। क्योंकि समाज ने राज्य की जो नियुक्ति की है वो सुरक्षा और न्याय के लिए की है, कानून के लिए नहीं की है। कानून उनका अपना आंतरिक मामला है। राज्य की तीनों इकाइयां आपस में किस प्रकार से तालमेल बैठाती हैं, कानून में सुधार करती हैं, संविधान में सुधार करती हैं, या पूरा संविधान पलट दे। भारतीय समाज को या किसी भी समाज को इस बात से लेना देना नहीं है आप क्या संशोधन करते हैं।
आपको संविधान पलटना है, आप एक बार नहीं 1000 बार बदलिए, आप तब तक बदलिए जब तक कि वह जो है न्याय और सुरक्षा समय पर दे पाने में सक्षम ना हो। आपको कानूनों में बदलाव करना है, आप अनंत काल तक करिए, हजारों बार कानून में संशोधन करिए। और कानून इतने लचीले रखने की आवश्यकता नहीं है कि अपराधियों में भय ना हो। आप अगर सार्वजनिक एनकाउंटर करना है, सार्वजनिक तरफ से गोली मारनी है, मार दीजिए। उससे भी काम नहीं बनता है तो आप अंग भंग करिए। मतलब उस दंड की मात्रा को तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि जो है अपराधियों में भय उत्पन्न ना हो। लेकिन यहाँ पर हम विश्व व्यवस्था को देखते हैं, क्योंकि न्यायालय जो है वह विश्व व्यवस्था का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो कितने ही मानवाधिकार संगठन खड़े हो जाएंगे कि आप दंड की मात्रा नहीं बढ़ा सकते हैं, जबकि दुनिया के कई देशों में इसी प्रकार से चल रहा है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो हम एक ड्रॉबैक देख रहे हैं उसमें यह कि न्याय और सुरक्षा जो है वह बड़ी ही जो है खराब स्थिति में है, या फिर हम इसे सामाजिक आपातकाल कह लें। ऐसी परिस्थिति में समाज की मजबूरी हो जाती है कि वह गैर कानूनी कार्यों का या गैर कानूनी तरीके से मिले न्याय का भी समर्थन करता है। मुझे लगता है कि जो न्यायालय है उसको इस पर प्रश्न चिन्ह उठाने के स्थान पर मौन हो जाए तो अच्छा है। अगर न्यायालय को भी पता है, सबको पता है कि यह व्यक्ति अपराधी है, और न्यायालय अगर इस परिस्थिति में प्रश्न चिन्ह उठाए जब वह न्याय नहीं कर पा रही है, समय पर न्याय नहीं दे पा रही है, तब तो ये और भी गंभीर प्रश्न हो जाता है कि अर्थात आप अपना काम तो नहीं कर पा रहे हैं और जो दूसरा कर रहा है उस पर भी आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। तो जो समाज है उसने तंत्र के तीनों इकाइयों का निर्माण केवल सुरक्षा और न्याय के लिए किया है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनमें आपस में सर्वोच्च कौन है, आपस में क्या झगड़ा है, कौन सुप्रीमेसी की लड़ाई लड़ रहा है। हम क्या चाहते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ न्याय चाहते हैं। उसके लिए आपको अनावश्यक कानून हटाने हो हटा सकते हैं, कानूनों की प्रक्रिया में सुधार करना है सुधार किया जा सकता है। अगर अनैतिक और अपराध में अंतर करना है, समाज को मामले देने हैं तो आप वहां भी दे सकते हैं। लेकिन न्याय में विलंब हो या समय पर न्याय न मिल पाए, या फिर आप कहिए कि जो पीड़ितों को संतोष ना हो, अपराधी खुलेआम घूमे, ये किसी भी प्रकार के लिए जो है समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो मैंने जो कुल मिलाकर बात यह रखी कि समाज के दृष्टिकोण से न्याय महत्वपूर्ण होता है, कानून नहीं, क्योंकि वो कानून प्रक्रिया है, न्याय उसका आउटपुट है। वह तंत्र का आंतरिक मामला है, वह किस प्रकार से उसको निपटाते हैं, कैसे समन्वय बनाते हैं। लेकिन इसमें किसी एक का दोष नहीं है, इसमें तीनों का दोष है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर भार डाल करके तीनों इकाइयां बचने का प्रयास करती हैं, और कार्यपालिका तो पूरी तरह से दबी हुई दिखाई देती है। न्यायालय को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और विधायिका को भी समझनी होगी। दोनों अपना दोष कार्यपालिका पर डाल करके या समाज पर डाल करके जो है अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। मैंने अपनी बातों को अब यही समाप्त करता हूँ। आपसे आग्रह है कि आप लोग जो है अपना अपना विषय या आप लोग जो है बातों को आगे बढ़ाएंगे, और मुनि जी जो है हमारा मार्गदर्शन करेंगे इस विषय पर। जी धन्यवाद। बताइए भाई, आगे कोई? मेरी आवाज जा रही है ना ज्ञानेंद्र जी? जी बाबा। ठीक है तो। ज्ञानेंद्र जी, आप ना 2 मिनट देखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, मेरी जरा कॉल आ रही है, 2-3 जगह कॉल आ रही है, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक। बताएं। किसी को इस विषय पर कुछ कहना हो तो शुरू करें। मैं 1 मिनट इस बात पे शुरू करता हूं। देखिए, न्याय और सुरक्षा देना, हम लोग लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्था नहीं समझ रही है इस चीज की गंभीरता, या इस चीज को प्राथमिकता के तौर पे नहीं ले रही। ये एक चिंता की बात तो है ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात और है कि जो व्यवस्था अभी बनी हुई है, यानी कि न्यायपालिका और उससे जुड़े हुए कार्यपालिका के कुछ अंग, या कह दीजिए पुलिस व्यवस्था, पूरी की कार्यपालिका मत जोड़िए, उसके साथ प्रशासन को सिर्फ जोड़िए, ये अपने दायित्वों से पूरी तरह से मुंह मोड़ चुका है। आज आप देखेंगे जिस
लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण सस्ती लोकप्रियता ही एकमात्र ऐसा कारण है जो आपको स्थापित कर सकती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकहित होना जरूरी नहीं है, लोकप्रिय होना जरूरी है, यह हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। अधिकांश व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती है, यह सब हम अपने दैनिक जीवन में अनुभव करते हैं, और बातचीत से यहां से इतनी तो बातें क्लियर हुई। एक बात यह समझ में आता है कि ये जो सस्ती लोकप्रियता की भाग दौड़ है, ये जो न्यायपालिका के अंदर आज ये पनप गई है, ये स्थिति बड़ी भयानक है। ऐसा हुआ क्यों, ये सब एक अलग चर्चा है। वो फिर उसमें हम जाएंगे तो फिर नेहरू जी ने क्यों क्या कहते हैं 9वीं अनुसूची बनाई न्यायपालिका के कार्य पर कतरे, फिर न्यायपालिका ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, फिर उसके बाद इंदिरा जी ने उनको दबाने का कोशिश किया, फिर उसके बाद फिर अपने पर कतरे फिर सामने खड़े हुए। तो ये एक बड़ा इतिहास है जिसके इम्पैक्ट को आज हम देख रहे हैं, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन न्यायपालिका पे प्रश्न उठाना ये एक बड़ी संकट है। आज के समय में आप न्यायपालिका पे कुछ भी बोल दीजिए तो कंटेम्प्ट का लफड़ा तो रहता ही रहता है। उसके अलावा न्यायपालिका अपने मनमानी किसी भी चीज में क्या बोलते हैं वो उसको स्वतः संज्ञान में लेकर के अनेक अनेक विषयों में कूद पड़ती है बेमतलब का। उसको इस बात से मतलब नहीं है कि न्यायालयों की क्या स्थिति है, मुकदमे कितने बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, न्याय सरकार कुछ बेहतर, सरकार नहीं, विधायिका अगर कुछ करने की कोशिश भी करती है तो 2-4 ब्लैकमेलर्स ऐसे हैं, कपिल सिब्बल और क्या कहते हैं प्रशांत भूषण जैसे वकील, जो ये पहुंच करके उस कानून के ही विरुद्ध न्यायालय में ऐसी परिस्थितियां बना देते हैं कि न्यायालय उसको कैंसिल कर देता है, उस पूरे कानून को। लेकिन अपने तरफ बढ़ते हुए बोझ को कम करने के लिए एक भी कानून उसने निरस्त नहीं किए। सारी पावर न्यायपालिका के पास है, किसी कानून को वो निरस्त कर सकती है, किसी कानून को वो ये कह सकती है कि संवैधानिक धाराओं के विपरीत जा रहा है, संवैधानिक इच्छाओं के विपरीत जा रहा है। अभी आपने देखा पीछे भी तमाम तरह के निर्णय न्यायपालिका ने लिए हैं और तमाम तरह के तर्क दिए हैं, और वही तर्क बार बार दोहरा करके अपनी ही बातों को काटता जा रहा है। मतलब इतना भ्रमपूर्ण स्थिति है, और उस भ्रमपूर्ण स्थिति में भी न्यायपालिका अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से बचने का प्रयास कर रही है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। इस विषय पर मुझे इतना कहना था, बाकी और लोग अपनी बात कहें। बोलिए भाई। पवनजय जी, भाई साहब, माता प्रसाद जी, विपिन जी निकल गए क्या? नेटवर्क प्रॉपर नहीं होगा। वैद्यराज जी, मदन जी, कुछ कहें अपनी बात, चर्चा शुरू हो। भैया ये जी सब साथियों के दूसरे भैया बोल रहे हैं क्या कोई? नहीं, बोलिए बोलिए, आप बोलिए, मुझे तो दिखा नहीं। अच्छा अच्छा। सभी साथियों के लिए नमस्कार। अभी प्रारंभ में ब्रजेश जी ने काफी जानकारी दी, उसके बाद ज्ञानेंद्र आर्य जी ने अपने विचार बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किए। न्याय व्यवस्था भारत की, मतलब न्यायपालिका इस तरह की है, इस विषय पर हमें मतलब विचार मंथन करना है। और अगर हम गहराई से देखें तो भारत की जो न्याय प्रणाली है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज भी वर्तमान समय में राज्य सरकार के दबाव में न्यायाधीश जो है, मतलब बड़े बड़े केसों को रिश्वत लेकर खा जाते हैं।
अभी उत्तर प्रदेश में तो फिर भी मतलब योगी जी की सरकार है। व्यवस्था सरकार के अंडर में मतलब सही चल रही है। लेकिन पिछली जो भी सरकार रही हो, चाहे बसपा की रही हो, सपा की या कांग्रेस की रही हो उत्तर प्रदेश में, तो बड़े बड़े जो मतलब अपराधी तत्व थे, अपराधी मतलब चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो बड़े बड़े मतलब गंभीर डेंजर मामले थे, हत्याएं कर देते थे, उन मतलब सरकार उनका फेवर लेती थी अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए। और न्यायालय पे मतलब दबाव डालकर जो न्यायाधीश थे उनको भी मतलब किसी तरह से अपने फेवर में लेके उनके बड़े बड़े डेंजर केस जो है माफ हो जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश का, अन्य देशों की अपेक्षा हमारे जो भारत की न्याय प्रणाली है वो सुचारू रूप से ठीक नहीं है। इसका क्या कुछ नहीं। कहिए भाई साहब, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हम सभी को विचार करते रहना चाहिए। जब भारत की न्याय व्यवस्था ठीक होगी तभी जनता को सही ढंग से न्याय मिल सकता है। आज भारत में अगर कोई अपराधी मतलब डेंजर अपराधी अगर किसी गरीब व्यक्ति को सताता है तो गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल पाता। जो मतलब धनवान है, पैसे वाला है, वो हर तरह से विजय पा लेता है और गरीब व्यक्ति बेचारा न्यायालय में कोर्टों में मतलब भटकता फिरता है। उसे कोई पूछने वाला नहीं है, उसके दुख दर्द को कोई भी समझने वाला नहीं है भारत में। तो इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की वेदना पीड़ा हमारा भारतीय व्यक्ति, जो गरीब तबके का व्यक्ति है, वो कब तक मतलब परेशानियों को झेलता रहेगा? जब तक हमारी लोकतंत्र व्यवस्था मतलब ठीक नहीं होगी या हमारे देश में जो है वो लोक स्वराज्य नहीं आएगा, तब तक इस तरह की मतलब घटनाएं होती रहेंगी। कहने का भाव मेरा यह है कि जब तक अपने देश में लोक स्वराज्य नहीं आएगा तब तक गरीब व्यक्ति को न्याय नहीं मिल सकता। चाहे सरकार कोई सी भी रही हो, मतलब जितना अत्याचार कांग्रेस के सरकार में हुआ गरीबों के हित में, राज्यों में तो खैर अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री होते हैं, कहीं अपराध ज्यादा होते हैं, कहीं कम होते हैं। तो इस तरह की न्याय प्रणाली हमारे भारत की जो है वो बड़ी सोचनीय और गंभीर है। आज इस विषय पर हम सभी को विचार मंथन करना चाहिए। किस तरह से न्यायालय, किस तरह से न्याय व्यवस्था देश में शांति राज्य होगा, स्वराज्य होगा, लोक स्वराज्य होगा, जनता का ही राज्य होगा, तभी तभी जो है गरीब व्यक्ति को न्याय मिल सकता है। वरना मनुष्य को भटकना ही पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो न्याय प्रणाली है वो एक प्रकार से वर्तमान में तो ठीक नहीं है। आगे आने वाले समय में सफलता मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो समय ही बताएगा। इस विषय पर हम सभी को विचार करना है, मंथन करना है। बस इतना ही मैं कहूँगा। ठीक बात है सर। और लोग अपनी बात रखें। जी भैया जी नमस्कार। जी भाई साहब नमस्कार, बताएं भाई साहब। भैया जी, न्याय जो व्यवस्था हमारा न्याय व्यवस्था है वो चलती तो कानून के हिसाब से है। तो कानून और न्याय ये अलग अलग कैसे जा सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में कैसे जा सकते हैं? पहली तो समस्या ये है। अब बात आती है व्यवस्थापका की, विधायिका की, क्योंकि कानून विधायिका बनाती है, संविधान को किडनैप किए हुए है। और विधायिका निर्भर है उद्योगपतियों पर, उद्योगपतियों पर निर्भर है। और उद्योगपति समाज पर निर्भर है क्योंकि उपभोक्ताओं पर निर्भर है। और उपभोक्ता है हमारे जो धार्मिक लोग हैं उन पर,
क्योंकि उपभोक्ता सच्चा है और वो गरीब है, माने आम व्यक्ति उपभोक्ता ही है, और सारा का सारा जो तंत्र है वो उपभोक्ता को कोई भी अधिकार नहीं देना चाहता है। तो ये प्रक्रिया चूंकि एक गठजोड़ हो गया है धूर्तों का, तो वो अपने हिसाब से कानून बनाते हैं अपने स्वहित के लिए, और न्यायपालिका उनकी मदद करती है क्योंकि उनका भी स्वार्थ सिद्ध हो रहा है। दोनों का स्वार्थ सिद्ध होने के कारण ये सारी व्यवस्था ना तो कानून से बाहर न्यायपालिका जा सकती है, लेकिन हाँ, अपने निहित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कानून को अपने हिसाब से मोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपने कपिल सिब्बल और इनका उदाहरण दिया है। तो जो इन धूर्तों के खिलाफ कोई भी कानून है कि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो सकती है, उसका तोड़ पहले से निकाल लिया जाता है, और वो चीज उठाई ही नहीं जाती है जिसके कारण उन्हें सजा मिल सके, या जो रास्ता उनके बचने के लिए है उसको सभी को बताया जाता है, और जिस रास्ते से वो फंस सकते हैं उस कानून को छुपा दिया जाता है। मुख्य तो बात यही है, और बाद बाकी तो चूंकि जनता का कोई इसमें पार्टिसिपेशन है ही नहीं, भागीदारी है नहीं, दबाव है नहीं, तो क्या करें। राइट टू रिकॉल का है, अगर राइट टू रिकॉल का अधिकार जनता के पास आता है तो हमारी न्यायपालिका भी स्वतंत्र होकर के काम कर सकेगी। जब न्यायपालिका स्वतंत्र होकर के काम कर सकेगी, क्योंकि न्यायाधीश बने हैं वो, उनको भी समाज से ही निपटना है, समाज में ही रहना है, और अगर वो किसी नेता के विरुद्ध या किसी बाहुबली के विरुद्ध कोई निर्णय देते हैं, सत्य का पक्ष लेते हैं, न्याय देते हैं आम जनता को, तो उनके परिवारजन जो है वो खतरे में, उनका जीवन खतरे में है। तो ये भय का वातावरण है, गुंडों का राज है, अव्यवस्था होने के कारण हमारे संविधान की ये दुर्दशा है। मुझे यही कहना था भैया जी, मेरी बात समाप्त होती है। बिल्कुल ठीक धन्यवाद। है भाई साहब। वैद्यराज जी भाई साहब बताएं अपनी बात। हाँ भैया, मैं नई समाज व्यवस्था में, आवाज आ रही है बाबा जी? भैया जी, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए ना। नई समाज व्यवस्था में धनबल और बाहुबल न्याय व्यवस्था को प्रभावित नहीं कर पाएगा, ऐसा कहा जा सकता है क्या? मैं बिल्कुल कहा जा किस तरीके से ऐसा होगा? नई समाज व्यवस्था में ऐसा कैसा संभव होगा? ठीक है। वैद्यराज जी का प्रश्न है ये। बा, बाकी और लोग चर्चा करें, प्रश्न अभी ले लेंगे मुनि जी अपनी बात में। बताएं, और लोग इस विषय पर अपनी बात रखें। बोले कोई बात अपनी रखे। आज का विषय तो फिलहाल अक्सर चर्चा होता ही रहता है और वर्तमान में हम सभी देख ही रहे हैं। पवनजय जी भाई साहब कुछ कहेंगे इस विषय पर? हाँ भाई साहब ज्ञानेंद्र जी, आ, अब न्यायपालिका पे सवाल उठाना तो जैसे मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, और मैं इसका पक्षधर असल में हूँ नहीं। तो मैं ये सुन रहा हूँ कि कुछ बातें निकलें तो उस पर कुछ कहूँ। बाकी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ मैं न्यायपालिका पे कुछ सवाल उठा सकूं, क्योंकि न्यायपालिका ही एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे यहाँ स्वतंत्र इकाई के रूप में काम कर रही है, जिसको मोदी जी ने काफी अंडर एस्टिमेट करने का प्रयास किया था कॉलेजिएट सिस्टम को खत्म करने के लिए। लेकिन सभी न्यायाधीश जो है एकजुट हो गए, और मोदी जी जो है को अपना जो प्रोग्राम था उसको पीछे लेना पड़ा, तो उसको अभी हिला नहीं पाए हैं। बाकी और सभी को तो खैर कब्जा कर लिए हैं पूरा।
तो थोड़ा और मैं देखता हूँ कि इस पे क्या राय आ रही है। जी जरूर जरूर, और लोग अपनी बात कहें। पवंजय जी की बात पे मुझे एक बात ध्यान आई। मुनि जी ने अभी कुछ दिन पहले एक एग्जाम्पल दिया था कि एक महिला को कुछ गुंडों ने मतलब गुंडे उसके साथ दुराचार कर रहे थे, कोई व्यक्ति आता है बचा लेता है और बचाने के बाद खुद ले जा करके दुराचार करता है। वही स्थिति न्यायपालिका और विधायिका की है कि जो संसदीय तानाशाही से बचा ले और इस देश में न्यायिक तानाशाही ले आए। तो तानाशाही का विकल्प तानाशाही तो नहीं हो सकता। नहीं, इसमें एक और बात कही जा सकती है ब्रजेश जी। दो जी गैंग हो गए, गैंग हो गए दो, एक न्यायपालिका और एक सरकार या विधायिका। जी एक बार वो गैंग उसको दबाने की कोशिश करता है देश में, एक बार वो गैंग उसको दबाने की कोशिश करता है। गैंगवार चल रहा है, गैंगवार है। जी ठीक है। दोनों ही अपने परिवारों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यायपालिका सफल है अपने परिवारों को व्यवस्थित व्यवस्थित कर पाने में तंत्र के बीच में, और विधायिका या सरकार कह लीजिए अभी सफल नहीं, उसको चुनाव लड़के ही आना पड़ता है। इनको सिर्फ किसी बड़े न्यायाधीश का पुत्र होना पड़ता है। पवनजय जी के लिए कुछ इस पे टिप्पणी करेंगे भाई साहब? क्या भाई साहब? भाई साहब एक बात ये आई कि एक हाँ गैंगवार जैसा छिड़ा हुआ है विधायिका और न्यायपालिका में। हाँ कभी ये उसको दबा देते हैं, कभी वो हाँ। इसको दबा देते हैं, लेकिन अपने संतानों को व्यवस्थित कर पाने में, स्टैब्लिश कर पाने में दोनों पक्ष में। न्यायपालिका सफल हम्म रही है, विधायिका सफल नहीं। न्यायपालिका के जज बनने के लिए सिर्फ पुत्र होना चाहिए, विधायिका के लिए तो कम से हम्म। कम चुनाव लड़ना पड़ता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन तर्कों के साथ अगर प्रमाण नहीं है तो उन तर्कों का कोई मतलब नहीं है। जैसे ब्रजेश राय साहब ने जो उदाहरण दिया, वो सिर्फ तर्क ही है, उसके साथ कोई प्रमाण नहीं है, कोई साक्ष्य है नहीं, तो उस पे कुछ कहने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब ये जो बात आप कह रहे हैं, इसके प्रमाण है कि जज अपने जो है बेटों को जज बना ले जाते हैं। तो वहां तक की जो व्यवस्था है वो है, उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ऐसा सिस्टम होता है, कॉलेजिएट सिस्टम में इस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इसमें कौन इनकार से कर सकता है। रही बात द्वंद की, तो हमारे साथ है वर्तमान में आईएएस हैं माननीय अवधेश विश्वकर्मा जी, साथ में चल रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को सुना तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, विधायिका के जो है तमाम कानून संविधान बदले जा रहे हैं, वो कहाँ क्या द्वंद्व कर सकती है। वो तो बस ये कह रही है कि हमारा जो आत्मा है उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए, बाकी जो आप बदल पा रहे हो भाई, आपके हाथ में पावर है, आप बदल ले रहे हो, बदलो। तो इसी का मैं भी पक्षधर हूँ। अब इससे आगे और क्या कहा जा सकता है। खैर, बात इस पे और हो सकती है, लेकिन अगर कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है, नहीं तो फिर मुनि जी अपनी बात रखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ चीजें और क्लियर हो जाएंगी। विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अब जी भी कहता हूँ, network में बहुत कम होगा। भाई साहब आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आई। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, और कोई अपनी बात रखे भाई साहब? आचार्य जी आज अभी कुछ नहीं बोले पिछले। आचार्य सुनील देव जी कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पर? सुन रहा हूं मैं, ठीक है चर्चा। मेरी आवाज जा रही है किसी को? हाँ बाबा ठीक ठीक है आवाज आ रही है, बोलिए ना। जा रही है, ठीक है। देखिए, एक बात तो ये समझना है कि न्याय और व्यवस्था, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
अगर न्याय की मांग अधिक होगी और व्यवस्था कमजोर होगी तो स्वाभाविक रूप से अन्याय होगा। अगर व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई और न्यायपालिका बहुत कमजोर हो गई तो तानाशाही का खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए न्याय और व्यवस्था दोनों को संतुलित होना चाहिए। यह बात एकदम सच है कि 1973 तक व्यवस्था बहुत अधिक ताकतवर थी, बहुत ज्यादा। न्यायपालिका को पूरी तरह दबाकर रखा गया था। 73 से धीरे धीरे न्यायपालिका कुछ मजबूत होने लग गई और 95 के बाद न्यायपालिका ने व्यवस्था को बिल्कुल दबा दिया। अर्थात संविधान संशोधन के असीम अधिकार जो व्यवस्था के पास थे, व्यवस्था माने कार्यपालिका और विधायिका, वो संविधान संशोधन के अंतिम अधिकार थे। अब वो अंतिम अधिकार न्यायपालिका ने ले लिए। न्यायपालिका जैसा चाहे उस तरह से बदल देती है। अभी जैसे न्यायालय ने आज एक निर्णय दिया है कि आपको किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ यदि कार्यवाही हो तो 3 महीने के अंदर आपको आरोप पत्र दाखिल करना ही होगा। 3 महीने की आपने समय सीमा निर्धारित कर दी है। मुझे याद है कि 2008 में न्यायपालिका ने राष्ट्रपति को फांसी के मामले में आदेश दे दिया था। न्यायपालिका ने कि राष्ट्रपति को इतने मामले में क्षमा का निर्णय करना होगा। न्यायपालिका कितने महीने में निर्णय करेगी, ये कौन निर्णय करेगा? एक प्रश्न और खड़ा होता है कि यदि विधायिका गलत है, मनमाना कर रही है, तो आप चुनाव के द्वारा विधायिका पर प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, विधायिका में बदलाव कर सकते हैं। अगर न्यायपालिका मनमाना करेगी तो उसकी समीक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका की समीक्षा कोई नहीं कर सकता। विधायिका की समीक्षा हो सकती है, सरकारें बदली जा सकती हैं, लेकिन न्यायपालिका पर, क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च हो गई, संविधान उसके नियंत्रण में आ गया। यह तो एक बात हो गई। अब बात यह आती है कि न्याय समयबद्ध, टाइम बाउंड होना चाहिए। न्याय, अगर आप न्याय को विलंबित करते जाएंगे बहुत ज्यादा तो न्याय का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। न्याय जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दिया जाना चाहिए। अभी एक मामला, आज शायद पहला निर्णय आने वाला है, आज या कल, सज्जन कुमार का मामला। सज्जन कुमार का मामला सन 84 में शुरू हुआ था और 41 वर्ष हो गए। अभी न्यायपालिका की शुरुआती कार्यवाही समाप्त हुई है, मतलब निर्णय आएगा अभी, फिर अपील जो अलग होगी, फिर उसके बाद अपील होगी। कौन सा न्याय है ये?
अब प्रश्न खड़ा होता है कि क्या यह गलती विधायिका की नहीं है? विधायिका ने इस प्रकार के कानून क्यों बनाए? तो विधायिका ने ये गलती की है, लेकिन न्यायपालिका ने जनहित याचिकाएं क्यों शुरू कर दी? भाई, जनहित को डिफाइन करना विधायिका का काम है, न्यायपालिका का नहीं है। तो फिर न्यायपालिका का काम क्या है? मैं आपको बताऊं, न्यायपालिका के दो काम हैं। पहला है, न्यायपालिका का एक कार्य कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की पूरी गारंटी न्यायपालिका देगी। ये न्यायपालिका का दायित्व है। तो मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में जनहित याचिकाएं कहीं नहीं आती हैं। दूसरा काम क्या है न्यायपालिका का? कि जब कोई भी दो संवैधानिक संस्थाओं में किसी तरह का टकराव होता है, न्यायपालिका उसको निपटारा कर सकती है। यहां आकर न्यायपालिका सिर्फ कानून के अनुसार ही कार्य कर सकती है, कानून से हटकर नहीं। लेकिन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के मामले में न्यायपालिका को विशेष अधिकार प्राप्त है कि वह कानून से हटकर भी निर्णय ले सकती है। यह न्यायपालिका का विशेष अधिकार है। दिक्कत यह आ रही है कि जो विशेष अधिकार न्यायपालिका को दिया गया, एक मामले में न्यायपालिका उसी धारा को हर जगह लागू कर देती है। न्यायपालिका को क्या जरूरत है इस प्रकार का दखल देने की? तो न्यायपालिका की जो परिभाषा है वो जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के अनुसार ही न्यायपालिका न्याय दे सकती है। यह बात एकदम सही है। लेकिन न्यायपालिका कानून से हटकर के अगर कोई निर्णय दे रही है, कानून बना रही है व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की छोड़ कर को, तो वो न्यायपालिका का अतिक्रमण है। यह विचारणीय प्रश्न एक खड़ा हो जाता है कि न्यायपालिका अंतिम निर्णय न्यायपालिका कैसे दे सकती है? न्यायपालिका को दंड देने का अधिकार नहीं है। यह आपको मैं बता रहा हूं कि न्यायपालिका केवल उचित दंड की घोषणा कर सकती है कि इस अपराध में इतना दंड होना चाहिए। इससे ज्यादा न्यायपालिका कुछ नहीं कर सकती है। तो फिर दंड कौन देगा? दंड देगी कार्यपालिका। न्यायपालिका दंड नहीं दे सकती है। न्यायपालिका दंड देने लग गई, न्यायपालिका को दंड देने का क्या अधिकार है? अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कई लोगों को माफ कर दिया। न्यायपालिका उसमें दखल तो नहीं दे सकती है। लेकिन भारत में अगर राष्ट्रपति किसी को माफ कर दे तो न्यायपालिका में अपील हो जाती है उसकी। पहले तो नहीं होती थी। तो कहीं ना कहीं कुछ समय से न्यायपालिका पहली तो गलती कर रही है कि न्यायपालिका लोकप्रियता की दिशा में जा रही है। न्यायपालिका को लोकप्रिय होने की कोई जरूरत नहीं है। लोकप्रियता तो विधायिका का काम है। न्यायपालिका को केवल लोकहित की बात करनी चाहिए, लेकिन लोकप्रियता की तरफ जा रहे हैं। फिर भी कुल मिलाकर वर्तमान भारत में न्यायपालिका सब प्रकार की गलतियां करते हुए भी विधायिका की तुलना में कम गलत है। अभी भी विधायिका में जितना भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार उससे कम है। विधायिका अभी भी जिस प्रकार आपस में लड़ते हैं,
न्यायपालिका में आपसी झगड़े भी कम हैं। लेकिन दिशा न्यायपालिका की बहुत गलत जा रही है और न्यायपालिका आदर्श स्थिति में नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका अपना काम छोड़कर सारे काम कर रही है। न्यायपालिका को ये कहने की क्या जरूरत है कि सड़क खराब है, आप कब तक बनाएंगे। अभी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बुला करके सबको कहा कि आप ये सड़क कब तक बनाएंगे। न्यायपालिका का इससे क्या संबंध है। फिर न्यायपालिका में एक गलती और हो रही है, वो विधायिका की गलती है कि बाल की खाल, जो न्याय की परिभाषा होनी चाहिए, न्याय की परिभाषा ये होनी चाहिए कि ना कोई निर्दोष दंडित हो और न कोई अपराधी छूट जाए। न्यायपालिका का कार्य इतना संतुलित होना चाहिए। लेकिन हमने पश्चिम की न्यायिक परिभाषा ले ली, परिणाम ये हुआ कि अधिकांश अपराधी छूट जा रहे हैं। तो कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, बस इसी में बाल की खाल निकालते जाइए। 20-20 साल, 30-30 साल। आज के जो कोटेशन में एक बात आई है कि न्याय प्रणाली की जो भाषा है वो इतनी जटिल और दुरूह है। यह बात एकदम सही है, 100% सही है कि न्याय प्रणाली की जो कार्य प्रणाली है और जो भाषा है वो सब इतनी दुरूह है कि वकील उसमें बाल की खाल निकालते रहते हैं। आप एक बात जरा सोचिए, किसी अपवाद स्वरूप किसी मामले में यदि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपर कोर्ट से अगर बदल दिया जाता है तो अपवाद स्वरूप ही ऐसी बात आनी चाहिए। यहां तो रोज ये हो रहा है, हाई कोर्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट बदल देगा, सुप्रीम कोर्ट की एक दो लोगों की बेंच है वो बदल देगी, 2 लोगों की बेंच के 4 लोग बदल देंगे, 4 की बेंच के 9 लोग बदल देंगे, 9 के बेंच की 13 बदल देंगे। रोज बदलते रहिए। तो अगर ये हमारी न्याय प्रणाली की इतनी दुरूहता नहीं होती, इतनी जटिलता नहीं होती, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की तो इस तरह से निर्णय नहीं बदलते बार बार। अभी तो मैंने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच का निर्णय 7 साल पहले कुछ आया था, उसी निर्णय को आज फिर बदल दिया उन्होंने। ये तो आप बार बार निर्णय बदल रहे हैं, और निर्णय बदल रहे हैं और उसी उसी किताब के आधार पर बदल रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी भाषा द्व्यर्थी है। ये अर्थ निकालना चाहो ये निकाल दो, ये अर्थ निकालना चाहो ये निकाल दो। तो इस प्रकार की तो भाषा बहुत गड़बड़ है। तो मेरे विचार से आज के कोटेशन का मतलब यही है कि हमारी न्याय प्रणाली की भाषा बहुत दुष्कर है, दुरूह है, एकदम कठिन है। स्पीकिंग होना चाहिए, एकदम साफ साफ सबको समझ में आना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है। वो उस तरह का अर्थ नहीं है किंतु परंतु लगा करके सब बदल दे रहे हैं। फिर एक मामला यह आता है आगे कि न्यायपालिका अगर आम जनता की नजर में कानून अगर गड़बड़ है, तो अगर कानून और न्याय के बीच में, जैसे आप को एक उदाहरण हम दे दें कि मकान किराया कानून। अब ये मकान किराया कानून न्याय संगत तो नहीं है, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला है। लोगों का जमीन मकान किराए पर ले लो और 5 साल के बाद हड़प कर जाओ उसको पूरा।
ये न्याय नहीं हुआ। लेकिन न्यायपालिका कानून के पक्ष में खड़ी हो जाती है, न्याय के पक्ष में खड़ी नहीं होती है। तो जहां न्यायपालिका को न्याय का पक्ष में लेना चाहिए वहां कानून का पक्ष ले लेगी, जहां कानून का पक्ष लेना चाहिए वहां न्याय के पक्ष में चली जाएगी। न्यायपालिका कौन होती है? कहने वाली कि सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन देना चाहिए, न्यायपालिका के लोगों को इस तरह आप वेतन दीजिए, इस तरह का मुआवजा दीजिए। अभी कोरोना काल में न्यायपालिका ने साफ साफ आदेश दे दिया कि कोरोना में अगर कोई मरता है तो उसको इतना मुआवजा दिया जाए। न्यायपालिका कौन होती है ये आदेश देने वाली कि जो कोरोना में मर गया उसको इतना मुआवजा देना पड़ेगा? ये तो विधायिका का काम है। तो ये न्यायपालिका और विधायिका दोनों के जो संबंध है, इन संबंधों पर फिर से विचार करने की जरूरत है। और सच्चाई एक बात साफ है कि न्यायपालिका और विधायिका दोनों अपनी सर्वोच्चता की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। दोनों में कौन ऊपर है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में कभी विधायिका ऊपर हो जाती है, कभी न्यायपालिका ऊपर हो जाती है, और दोनों ही संविधान पर कब्जा करना चाहते हैं। न्यायपालिका अलग, विधायिका अलग। वर्तमान समय में न्यायपालिका ने संविधान पर कब्जा किया हुआ है, क्योंकि संविधान सभा तो न्यायपालिका ही बना रही है अब। और पहले विधायिका का कब्जा था। तो पहले भारत में संसदीय लोकतंत्र था, अब भारत में न्यायिक लोकतंत्र हो गया है। बस ये अंतर हुआ है। इन दोनों से ही अगर संविधान को अलग कर दिया जाए, अलग, दोनों का दखल अगर संविधान पर कम हो जाए या खत्म हो जाए तो सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। लेकिन ये बहुत दूर की बात है, अभी तो हम लोग केवल चर्चा ही कर सकते हैं। तो इतनी मैंने आपको एक मोटी मोटी बात बताई है। आगे आप, और एक प्रश्न उनका आया था, ये अपने कांकेर वाले, चलिए, मुद्रा जी भानु प्रताप जी। उनका प्रश्न आया था कि क्या नई व्यवस्था में पैसा और दादागिरी, इन दोनों का वर्चस्व नहीं होगा? मेरे हिसाब से देखिए, समाप्त तो कभी नहीं होगा, लेकिन एकदम कम जरूर हो जाएगा। क्योंकि न्यायालय कम हो जाएंगे, कानून एकदम कम हो जाएंगे, सारा काम परिवार अपना करने लग जाएगा, गांव अपना करने लग जाएगा, राष्ट्र सभा अपना करने लग जाएगी। तो न्यायालय में मुकदमे ही बहुत कम हो जाएंगे, कानून एकदम कम हो जाएंगे, विभाग कम हो जाएंगे, तो इनका वर्चस्व सबका खत्म हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। एक बात मदन जी ने कही, गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, बिल्कुल गलत है। वास्तविक स्थिति है कि शरीफों को न्याय मिलना चाहिए और अपराधियों को दंडित होना चाहिए, चाहे वह धनी हो या गरीब। ऐसा कैसे संभव है कि गरीब सारे अच्छे होते हैं और धनी सारे बुरे होते हैं? ये तो कोई धारणा नहीं हो सकती है। इसलिए शरीफ और धूर्त, ये दो भाग में हमको बंटवारा करना चाहिए। शरीफों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, शरीफों को न्याय मिलना चाहिए, अपराधियों को दंडित होना चाहिए। इस दिशा में हम लोगों को सोचना चाहिए। ये मैंने आपको कुछ सुना, उतना मैंने आपको बता दिया। और आगे अब आप चर्चा करिए, प्रश्न करिए, तो कोई बात नहीं है। बताएं। सभी साथी नमस्कार। हाँ बताइए आचार्य।
देखिए, जहां तक मेरी समझ है, अभी बाबा ने जो बातें रखी थी, इसमें कुछ तो बड़ी संदेहात्मक प्रकृति से और तर्क के आधार पर अनुचित हो जाएंगी थोड़ी सी। यदि न्याय की हम बात करें तो केवल हम जो न्यायालय हैं उसकी बात करें, जो एक दंडात्मक प्रक्रिया है उसकी बात करें। जहां तक मेरी समझ है, न्याय शब्द और जो एक न्याय की परिभाषा या न्याय का जो एक विस्तार है, वो कई चीजों से लेकर के है। जैसे सबसे पहली अगर मैं परिभाषा करूं तो न्याय का मतलब यही होता है हर व्यक्ति को वह मिलना जिसका वह हकदार है। और न्याय ही संस्थाओं या समाज में विश्वास को बढ़ाता है। जिस समाज में या इन संस्थाओं में न्याय की कोई प्रक्रिया नहीं होगी, वहां भी कोई सामाजिक ढांचा तैयार ही नहीं होगा। और इसका ही स्वरूप हम देख रहे हैं कानून व्यवस्था के आधार पर, या जो हमारी वर्तमान कानून प्रणाली बनी हुई है। तब यहाँ जरूरी हो जाता है सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, कानूनी न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं, वितरण प्रणाली का न्याय है, सुधारात्मक न्याय है, बहुत सारी चीजें इसमें हमारी आ जाती हैं। एक चीज मैं और थोड़ा सा समझना चाह रहा था, जैसे हमारे जो कानून का एक चिन्ह है, एक महिला है, उसके हाथ में एक तराजू है, एक तलवार है और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। मैं नहीं समझ पाता कानून तराजू का तो मतलब हो गया कि जैसे बराबर तोलना, अर्थात समानता, समानता से न्याय का पक्षपात न करना, दोनों पल्ले को देखना सामाजिक, और किसके अनुसार इसको न्यायिक व्यवस्था में जांचा जा रहा है उसके अनुसार उसका निर्णय लेना या करना। दूसरा, तलवार से दिखाई देता है शक्ति, अर्थात शक्ति से न्याय करना, क्योंकि शक्ति से भी न्याय होता है, भय से भी न्याय होता है। दूसरी चीज, जो आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसका मैं नहीं समझ पाता, और मेरा ये प्रश्न भी रहेगा बाबा से कि उसका अर्थ कैसे लिया जाए कि जो महिला की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, और हमारे बड़े न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, या लगभग जिला न्याय में भी वो चिन्ह हमें देखने के लिए मिलता है। तो यदि जहां सामाजिक न्याय की हम लोग लगभग हमारी चर्चाएं सामाजिक व्यवस्था पर टिकी होती हैं, यदि सामाजिक व्यवस्था की न्याय की बात नहीं करें, मेरी समझ तो यहां तक कहती है कि जैसे अभी एक सज्जन और इसकी बात आई वो ठीक है, लेकिन मैं समझ रहा हूं एक धनवान व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति समान अपराध करते हैं। जो धनवान है, बलवान है, बुद्धिमान है, विद्वान है, विचारक है, उसके द्वारा कोई अपराध किया गया या कोई अन्याय किया गया किसी भी तरह का, सामाजिक भी किसी भी तरह का, और एक निर्धन व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, अविद्वान व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति के द्वारा किया गया, तो उसके न्याय में भी अंतर होना चाहिए, क्योंकि उसने समझ रहते हुए, धनवान होते हुए, बलवान होते हुए अन्याय किया है, तो उसके साथ में कठोर दंड होना चाहिए। और जो व्यक्ति असहाय है, मूर्ख है, या किसी तरह से उसके अंदर अभाव है, उसके कारण उसने यदि अन्याय किया है, कोई अपराध किया है, तो उसमें न्याय अलग होना चाहिए। दूसरी चीज होती है कि जैसे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं, जहां गवाही की बात होती है, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जहां जज बैठा हुआ होता है, और एक बात आई थी निकल के कि न्याय प्रणाली थोड़ी सी सही है कार्यपालिका के अनुसार, तो मैं समझ रहा हूं जज के सामने उसको तो हम न्याय मूर्ति कहते हैं, न्याय की मूर्ति यानी न्याय के देवता। तो वहां पर न्याय के देवता के सामने 50 रुपए और 100 रुपए लेकर के तारीख बढ़ाई जाती है, और जो है फाइल के लिए चेक किया जाता है। सबसे बड़ा अपराध तो, सबसे बड़ा अन्याय तो ये होगा कि न्याय मूर्ति के सामने रह करके ये किया जा रहा है, और न्यायमूर्ति उसको देख रहा है, उसके समक्ष उसकी पूरी जानकारी है। तो इस पर हमारा थोड़ा विचार जाना चाहिए कि ये वास्तविकता न्याय को अपराध की, चाहे वो छोटा है अपराध, इसको भ्रष्टाचार के सबसे बड़े, जहां कार्यपालिका का दायित्व तो जो है कानून बनाना या कठोर दंडात्मक प्रक्रिया को लागू करना, तो वहां एक न्याय के रूप में, एक न्याय मंदिर में बैठ करके एक व्यक्ति ऐसा कर रहा है और उसके सामने सारी व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, तो इसको क्या हम सही व्यवस्था मानेंगे, या फिर एक जो प्रक्रिया है हमारी उसका एक अच्छा हिस्सा मान सकते हैं। दूसरी चीज एक और आती है कि जैसे
जो हमारी सड़क आदि की बातें हैं, तो इस पर मेरा विचार ये जाता है, ये जा रहा है कि जैसे सरकार टैक्स लेती है और वो जनता से टैक्स जा रहा है, जनता से टैक्स लेने के बाद कार्यपालिका के पास, नेताओं के पास, सरकार के पास तक पहुंचा। न्यायपालिका सुप्रीम है, अर्थात सुप्रीम का मतलब है वो समाज के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी, कार्यपालिका के अधिकारी हैं जो जो बड़े बड़े अधिकारी हैं या नेता हैं, उन सबके ऊपर एक दृष्टि रखी हुई है। तो क्या उसका ये प्रश्न नहीं बन जाता है कि आपकी सड़क बनने में 6 महीने का टाइम था, तो 1 साल क्यों लगा? क्या उससे जवाब दाखिल नहीं कर सकते? एक साल बनने का कारण बताइए। आपने सामाजिक न्याय के अनुसार ये हो जाता है कि आप टैक्स समाज का ले गए हैं और उस वो टैक्स दे रही है, तो उसकी जन भागीदारी बन जाती है कि हमें सुविधा मिलनी चाहिए, जिसको लेकर के आपने टैक्स लिया, और टैक्स लेने के बाद में हमें वो सुविधा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसको क्या सरकार करेगी? सरकार तो नहीं सरेगी। तो कुछ ऐसी कानून हमारे सामने पेश हो जाते हैं जिनको लागू नहीं किया जाता, और लागू न करने के बाद हल्की अगली सरकार पर डाल दिया जाता है। तो यहां भी हमारा थोड़ा सा विचार जाना चाहिए। यदि जन याचिकाएं, हाँ इतना मैं मान सकता हूं कि कोई अलग से व्यवस्था, इसकी न्याय प्रणाली या कुछ इस तरह की व्यवस्था जो है वो तैयार की जाए, लेकिन पूछने का अधिकार है। यदि न्याय व्यवस्था के लिए, और हमने एक न्याय की ऐसी व्यवस्था बनाई है कानून का पालन करने की, तो जो सरकार है चाहे व्यक्ति है, उससे पूछने का उसका अधिकार है, इसने आपने विलंब क्यों किया। 10 मिनट की बात एक मैं और रखूंगा थोड़ी सी, कि जो हमारी आज की व्यवस्था है, जो हम देख पा रहे हैं सिस्टम की, उस सिस्टम के लिए यदि हम ये कहें कि पुलिस वाले के लिए यदि हम 100 रुपए, कई बार ये बातें उठी हैं कुछ लोगों के कि 100 रुपए दे करके, 200 रुपए दे करके हम उससे काम करवा लेते हैं, वो काम कर देता है, तो इसमें गलत क्या है? जब ये अवधारणा हमारे ही समाज में होगी, तो कोई, मैं समझ रहा हूं, न्याय की एक बहुत अच्छी परिभाषा या बहुत अच्छा विवेचना हमारे द्वारा तो नहीं हो सकती, जो है जब इस चीज को भी हम डिफाइन करें और इसको थोड़ा सा करेंगे। तो चूंकि जो व्यवस्था हमारे सामने है, उस व्यवस्था का एक ढांचा सर्वोपरि यही है कि व्यक्ति के साथ में जो है वो वास्तविकता का जो कानून है, जो अपना काम कर रहा है। हम तो देखते हैं यहाँ न्याय प्रणाली, जहाँ समान न्याय की बात करते हैं, समान न्याय का तो वैसे कोई शब्द ही नहीं है, वो एक वैसा ठगा हुआ शब्द है। एक नेता के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उसको अलग तरह से वो मतलब प्रक्रिया है, जमानत मिल जाएगी और उसको जेल में डालेंगे। तो उस पर एक सामान्य व्यक्ति अपराध करता है तो उसको बहुत बड़ा जो है वो जमानत ही नहीं होगी उसकी ओर। तो ऐसे जो बीच में जो है हमने देखे, जैसे हरियाणा में एक संत जी थे, वो मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो है, तो उनको पैरोल बोलते हैं क्या, 1 साल में 5 बार उनके लिए मतलब जमानत मिल गई, जो कि अपराध गंभीर है उनके ऊपर, क्योंकि उसका पूरा एक समाज जुड़ा हुआ है, एक ऐसा उसके पास से जुड़ा हुआ है, सरकार से सीधा आक्षेप रखता है कि इलेक्शन के लिए और जो हमारी व्यवस्था है उसमें वोट के लिए बढ़ा सकता है, घटा सकता है। 2 करोड़ उसके शिष्य हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जब हम न्याय प्रणाली को देखते हैं, तो क्या न्याय प्रणाली एक जो अपना उसका प्रभाव होना चाहिए, वो क्या सरकार के दबाव में नहीं आती है? मैं तो समझ रहा हूँ सरकार के दबाव में भी आ जाती है, क्योंकि जो न्यायमूर्ति बैठा हुआ है वो समाज से ही निकल के गया है, वो कहीं ना कहीं विचार से प्रभावित होगा, किसी सरकार या किसी अन्य व्यवस्था को सपोर्ट करता होगा। मैं 90% नहीं मान सकता, लेकिन 10% ऐसे लोग होंगे। तो वहां पर फिर मैं समझता हूं कि न्याय की हम पूरी व्यवस्था के लिए, इसलिए जो हमारी कानून व्यवस्था का जो लास्ट में ये कहूंगा, जो एक ढांचा है कानून व्यवस्था या लोकतंत्र, इस लोकतंत्र को ही मैं सही नहीं मानता, क्योंकि लोकतंत्र का एक ही आधार है वोट की प्रणाली, यानी वोट से सरकार बनेगी। और वो वोट की प्रणाली, चाहे वो अधिकारी वर्ग है चाहे एक मूर्ख वर्ग है, मूर्ख मैं इसलिए कह रहा हूं जिसके पास एक बहुत बड़ी समझ ना हो, तो उसके वोट की प्रक्रिया एक है, एक वोट उसका मानना और एक वोट डीएम, यानी जो बहुत बड़ा विचारक है, विद्वान है, जो बहुत बड़ी समझ रखता है, तो उसके वोट की मान्यता एक है। ऐसे लोकतंत्र की कल्पना में तो हम जो देख रहे हैं वही होगा, उसमें अव्यवस्थाएं ही रहेंगी। कभी हम जो है व्यवस्था की एक जो बहुत बड़ी बात करते हैं वो कभी भी साकार शायद नहीं होगी। जी धन्यवाद। चलिए और बताइए कोई कुछ। देखिए एक बात आप लोग बहुत जरूर ध्यान दीजिएगा, हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो सैद्धांतिक, कि
न्याय प्रणाली क्या होनी चाहिए, विधायिका कैसी होनी चाहिए, कार्य प्रणाली क्या होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इनमें आई हुई भ्रष्टाचारी बुराइयों पर अगर चर्चा करेंगे तो आप महीनों चर्चा करते जाएंगे, सैद्धांतिक चर्चा हो ही नहीं पाएगी। क्योंकि जो आपने बताया कि जज 50 रुपया लेता है, ये ये भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार समूचे समाज में व्याप्त है और पूरे समाज की छाया सरकारी विभागों पर भी पड़ रही है। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो जुडिशियरी सिस्टम क्या होना चाहिए, न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली और विधायिक कानून या विधायिका, इस प्रकार के विषयों पर हम लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। और फिर एक बात और है कि जो सुनील देव जी ने बताया उसके अनुसार अगर एक समाधान भी बतावें कि समाधान इस प्रकार हो सकता है तो हम लोग समाधान पर भी चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि भाई प्रश्न तो बहुत सही हैं सब, उत्तर कौन देगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। बाबूजी, मैं इसमें थोड़ा बोलना चाहूंगा। हाँ बाबूजी, मुझे लगता है आचार्य जी ने जितने भी प्रश्न उठाए हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर तो पहले ही आपने दे दिया है। जो वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आर्थिक न्याय की बात करते हैं या अन्य जो न्याय की बात है, तो सामाजिक न्याय समाज का विषय है, वह न्यायालय का विषय नहीं है। इसी तरह से आर्थिक मामलों की बात करते हैं तो उसके लिए जब इकोनॉमी डिसेंट्रलाइज हो जाएगी तो अपने आप आर्थिक न्याय हो जाएगा। जब कृत्रिम ऊर्जा सस्ती हो जाएगी तो आर्थिक न्याय भी हो जाएगा। इसका आधार यही है। ग्राम सभाएं बन जाएंगी, वार्ड सभाएं बन जाएंगी, संवैधानिक अधिकार मिल जाएगा, पावर ऊपर से नीचे में जाने लग जाएगी तो सामाजिक न्याय भी हो जाएगा। तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप तो वैसे भी समाप्त होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए और आपराधिक मामलों में होना चाहिए। एक बात आचार्य जी ने कही, न्याय की मूर्ति का आंखों पर पट्टी बंधी है। तो ये ग्रीक की एक देवी है, उनका एक चित्र लिया गया था। उसे यह माना जाता था कि आंख पे लगी हुई पट्टी का अर्थ है कि वह निष्पक्ष है। लेकिन अब ये जो नई मूर्ति आई है इसको बदल दिया गया है, बदलाव किया गया है। अब मूर्ति में से पट्टी हटा ली गई है। हाथ में जो पहले तलवार रहती थी उस तलवार को हटाकर उसकी जगह पर संविधान दे दिया गया है, तो इसको परिवर्तित कर दिया गया है। लेकिन वो जो लिया गया था जिस अवधारणा से, उसका ये अर्थ नहीं था कि कानून अंधा है, उसका ये अर्थ था कि कानून निष्पक्ष है। और वो ग्रीक से लिया गया था, यहाँ आकर के विकृत हो गया वो। ठीक है, नहीं चलिए देखिए ठीक है उसका। जी। एक प्रश्न मेरा रहेगा हाँ बाबा, जैसे हम भ्रष्टाचार की जहां बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक है, मैं मान सकता हूं सभी, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं जैसे आप सर्वोपरि हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, और आपके अंदर ही भ्रष्टाचार पाया जाता है, आपकी दृष्टि में ही कमतर है दो मतलब जो है, तब आप न्याय की व्यवस्था समाज से या अन्य संस्थाओं से कैसे कर सकते हैं? उसे हम न्यायमूर्ति कह रहे हैं, उससे तो ये अपेक्षा ही रहनी चाहिए कि ये हमारे साथ न्याय कर पाएगा। जब वो 50 रुपए 100 रुपए ले रहा है तो उससे न्याय की एक गुंजाइश करना ही बेईमानी हो जाएगी हमारी। इसलिए मैं क्या इस बात करना को चाहिए, वो फिर आप वही प्रश्न आ गए ना। आप ये बताइए कि वर्तमान परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, कैसा नियम बनाया जाए कि जिस नियम से ये भ्रष्टाचार रुक जाए, और कौन बनाएगा? बाबूजी, एक प्रश्न तो ये प्रश्न भी तो खड़ा हो आप जाता कर है। सकते हैं, लेकिन जी, उत्तर कौन देगा? उत्तर मिल जाएगा बाबा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी, जैसे अभी एक प्रश्न तो ये है, दूसरा प्रश्न मेरा एक और था। जैसे प्रश्न आप नहीं, उत्तर बताइए। उत्तर बाबा मैं दे दूंगा। हाँ ठीक है। जी मैं दे दूंगा, और मतलब 2-3 मिनट में ही दे दूंगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा हाँ उसका। ठीक है, आप कल दे दीजिएगा, कोई बात नहीं हाँ है बिल्कुल, उसमें तो। बिल्कुल मैं दे दूंगा। हाँ दूसरी ठीक। बात ये ब्रजेश जी, अभी एक प्रश्न मेरा और है, जैसे हाँ तलवार हाँ की जगह हाँ संविधान दे दिया गया, तो जी। संविधान को लागू कौन करवाएगा? एक व्यवस्था ही करवाएगी। तलवार का मतलब सही था,
लेकिन आठ आंखों पे पट्टी बंधी हुई वो गलत था। जब आंखों उसको पर पट्टी तर्कात्मक, वाली बात मैं आपको बताता हूं। आंखों पर पट्टी, जी जी बाबू, कोई जज प्रत्यक्ष रूप से किसी को मर्डर करते हुए देख लिया, जी कोई जज, जी 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 और उसके बाद भी उसको दंड नहीं दे सकता है, जी तो न्यायाधीश जो है उसको न्याय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कान खुला हुआ उसका। जी 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 तो न्यायाधीश देखकर निर्णय नहीं कर सकता, सुनकर निर्णय करना पड़ेगा उसको। जी जी, ठीक ठीक, न्यायाधीश को निर्णय करने का, न्याय देने का कोई अधिकार नहीं है। जी जैसे मैं आपको बता दूं छोटी बात कि कोई एक ऐसा मामला हुआ, न्यायाधीश जानता है कि यह बात एकदम झूठ है, जानता जी है, 100% जानता है, और कोर्ट में गवाही हो जाती है और न्यायालय बाध्य है दंड देने के लिए। जी जी ये है आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उसके कान जी खुला हुआ है। जी, ठीक है, तर्क है आपने जो दिया है, और ये मानने योग्य है बात। हाँ चलिए, क्यों? जी ठीक है, और बताइए कोई। बाबूजी मेरा एक प्रश्न है। हाँ, आपने कहा विधायिका में अधिक भ्रष्टाचार है और न्यायपालिका में जो है उसकी तुलना में कम है। मुझे तो लगता है विधायिका में भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि उसके पास मंत्रालय हैं। यही मंत्रालय अगर न्यायपालिका के पास होते तो वो दुगना भ्रष्टाचारी हो जाती। ठीक तो है। तो मैं भी तो वही कह रहा हूं कि बाबूजी जो पावर सेना है, सेना पावर के, करप्ट। जी जी जी, तो विधायिका के पास इतना ज्यादा पावर है, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका ये दोनों गड्ढमड्ढ हो गए हैं अभी। मतलब विधायिका के लोग ही कार्यपालिका में जा रहे हैं, तो सारी शक्ति केंद्रित हो जा रही है। पावर करप्ट। अगर न्यायालय के पास वो ताकत दे दी जाए तो न्यायाधीश उसी तरह भ्रष्ट हो जाएंगे। बाबूजी एक प्रश्न ये खड़ा हो जाता है कि सेना में यदि भ्रष्टाचार हो भी तो भी गोपनीयता का हवाला देंगे और वो भ्रष्टाचार सामने नहीं आएगा। यही परिस्थिति मुझे तो न्यायपालिका की दिखती है कि न्यायपालिका की बहुत सारी बातें सामने नहीं आ पाती है, इसलिए भ्रष्टाचार होता भी है तो पता नहीं चलता। ठीक है, ये बात सही है कि न्यायपालिका के पास जो वो दंड देने की शक्ति है, और दूसरी सबसे बड़ी ताकत यह है कि न्यायपालिका के न्यायाधीश एकजुट हैं। विधायिका में सीधे सीधे दो गुट है, विधायिका के लोग एकजुट होते ही नहीं है। यह भी एक बड़ा कारण है। चलिए, और लोग बताइए, कोई किसी को पूछना हो, कहना हो तो। बाबा एक प्रश्न है। हाँ, क्या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का गठजोड़ नहीं है, इसलिए अव्यवस्था है? ठीक है, आपका उत्तर एकदम ठीक जी है। ये तीनों मिलकर ही समाज को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। जी बाबा तीनों बिल्कुल। तीनों का उद्देश्य यही है। अगर समाज खड़ा हो जाएगा, खड़ा, ये जी तीनों एकजुट होकर के समाज को गुलाम बनाएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह व्यापारी आपस में खूब लड़ते रहते हैं, लेकिन अगर व्यापार पर संकट आ जाए तो सब व्यापारी एकजुट होकर के लड़ने को तैयार हो जाएंगे। ये बिल्कुल तो बाबा। है। तो अव्यवस्था की जड़ तो ये व्यापार ही है, हाँ, क्योंकि पावर है व्यापार, सब। बिल्कुल बाबा, क्योंकि व्यापारी ही विधायिका को बनाते हैं।
देखिए ज्ञानेंद्र जी, और कैसे बढ़ाना है आप देख लीजिएगा। जी 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 जी। है अभी 2-4 मिनट है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहे तो कह सकता है। 10 मिनट है लगभग। पानी से किसी भाई को कुछ कहना है तो कहें, अन्यथा मीटिंग समाप्त करेंगे, समय भी लगभग होने को है। हाँ भाई साहब, जी पवन जी। बाबा जी की बातें जो है हमने सुना, उन्होंने न्यायपालिका की आदर्श स्थिति की कामना किया, जबकि वो जानते हैं भली बात की आदर्श स्थिति कोई होती नहीं है। फिर भी जब दूसरे की तरफ अंगुली दिखाई जाती है तो बहुत सारी अपेक्षाएं उससे की जाती है, लेकिन अंगुली जब अपनी तरफ आती है तो लगभग अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। अपने आप को आदमी 2 नंबरी भी मान लेता है, ये भी मान लेता है कि आदर्श स्थिति नहीं हो सकती है, व्यवस्थाएं भी हो जाती हैं। लेकिन जब हम किसी दूसरे से उम्मीद करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि नहीं, एकदम वो देवतुल्य हो, कोई गड़बड़ी ना हो, कोई दोष ना हो, और उसका दोष वो स्वयं ही दूर कर ले, हमें उसमें प्रयत्न न करना पड़े कि हम उस दोष को दूर करें। हम अपने बेटे से हमेशा ये उम्मीद करते हैं कि वह एक भ्रष्ट नेता हो, भ्रष्ट व्यापारी हो, भ्रष्ट अधिकारी हो, लेकिन समाज में जिनसे हमारा पाला पड़ता, हम सोचते हैं वो अच्छे व्यापारी हों, अच्छे नेता हों, अच्छे अधिकारी हों। तो ये सब स्थितियां दोगलेपन की स्थिति है, और इनसे उबरा जा सकता है सच सुनकर और सच कहकर। धन्यवाद। ठीक बात। किसी और को कुछ कहना है, या पवन जी की बात का कोई उत्तर भी देना चाहे तो दे सकते हैं। चलिए ठीक। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। कल फिर नए विषय के साथ हम लोग फिर जुड़ेंगे।